सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का जेपी वर्ल्ड एजुकेशन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग उस शख्स के बारे में बात करेंगे जिस शख्स की क्रांतिकारी गतिविधियां अंग्रेजों को इतनी चुभती थी कि वो जल्द से जल्द उस शख्स को फांसी देने के लिए बेकरार थे। जिस शख्स को फांसी देने के लिए पूरे नियम कानून को ताक पर रख दिया गया, सारे कानून बदल दिए गए। जिस देश में कहा जाता था कि कभी अंधेरा नहीं होता है, कभी सूरज नहीं डूबता है, उस देश की राजनीति को रातों रात बदल दिया गया। उससे पहले कभी भी किसी को रात में फांसी नहीं दी गई थी, लेकिन इनके लोगों से जुड़ाव को देख करके, इतनी लोकप्रियता से खिन्न आकर के अंग्रेज अधिकारियों ने नियम में बदलाव कर दिया और जो फांसी अगले दिन सुबह दी जाने वाली थी, उस फांसी को शाम 7 बजे ही दे दिया गया। उन शहीदों को फांसी देने के लिए जेल की दीवारें स्वयं अधिकारी तोड़ दी। क्या वो क्रांतिकारी थे। उन क्रांतिकारियों ने सोचा था, एक गीत सोचा था, उस गीत को हमने लिखा है यहां पर। फांसी चढ़ने से पहले वे गीत गाए थे इस गीत को कि कभी वो दिन भी आएगा, कभी वो दिन भी आएगा कि जब आजाद हम होंगे। कभी वो दिन भी आएगा कि जब हम आजाद हम होंगे। ये अपनी ही जमी होगी, ये अपना ही आसमां होगा। उन क्रांतिकारियों में आज हम उस क्रांतिकारी की चर्चा करने जा रहे हैं जिसको 23 साल की उम्र में ही फांसी पर चढ़ा दिया गया। उसकी लोकप्रियता इतनी कि उस समय गांधी जी असहयोग आंदोलन के सबसे बड़े नेतृत्वकर्ता थे और उनकी पहचान जिस लेवल पर थी, उतनी लेवल की पहचान बना चुका था वो शख्स, और उस शख्स का नाम था सरदार भगत सिंह। उस मां बाप को सलाम है जिसने अटल निडर बच्चे को जन्म दिया। 17 साल की उम्र में ये घर छोड़ करके कानपुर चले आए, क्योंकि इनके ऊपर घर परिवार और समाज का दबाव पड़ रहा था कि अब आप 17 साल के हो गए हैं, अब आपको शादी कर लेनी चाहिए, अब आपको शादी के बंधन में बंध जाना चाहिए। इससे खिन्न होकर उन्होंने, भगत सिंह ने घर को छोड़ने का निर्णय लिया। ये वही भगत सिंह थे
जिन्होंने सोची 17 साल की उम्र में घर छोड़ दिया इस देश को आजादी दिलाने के लिए। और उस 17 साल की उम्र में जब ये कानपुर आए तो इतने दुबले पतले थे कि जब इन्हें चंद्रशेखर आजाद से मिलवाया गया, राम प्रसाद बिस्मिल से मिलवाया गया, तो राम प्रसाद बिस्मिल को लगा कि यार ये तो बहुत दुबला पतला लड़का है, इससे क्या होने वाला है। लेकिन लगभग 2 वर्षों तक इन्हीं भगत सिंह ने अपने आप को इतना मजबूत, कठोर, निडर और स्वावलंबी बनाया कि काकोरी कांड के बाद जब हमारे शहीदों को फांसी दे दी गई, काकोरी कांड के बाद जब रोशन सिंह को, राजेंद्र लहिड़ी को, राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्लाह खान को जब फांसी दे दी गई, तो इस नौजवान ने टूटती हुई एचआरए संस्था, लुढ़कती हुई एचआरए संस्था को मजबूती देने का काम है। और ये चंद्रशेखर आजाद से मिलकर इन्होंने एचआरए का नाम बदलकर एचएसआरए रख दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिज्म रिपब्लिक एसोसिएशन। भगत सिंह, शिव वर्मा, महावीर सिंह जैसे नए साथी इससे जुड़े और एचएसआरए बनाया। संस्था का नाम थोड़ा सा बदल करके एचएसआरए। उस संस्था का मूल उद्देश्य था कि हमें आजादी दिलानी है किसी भी तरह से, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद को काकोरी कांड में मुख्य अभियुक्त बना करके और उन पर केस चलाया जाने लगा, उनको ढूंढा जाने लगा, उन पर 50,000 का इनाम रख दिया गया। इसलिए चंद्रशेखर आजाद गुप्त रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे थे। उसमें जब भगत सिंह के ओस तोस को जब देखा चंद्रशेखर आजाद ने 2 साल बाद, तो उनके अंदर एक नई ज्वाला आई कि इस भगत सिंह में तो बहुत जोश है, बहुत जुनून है। और एचएसआरए बनने के बाद इसका मकसद सिर्फ ये था कि इस देश को आजादी दिलाया जाए और न्यायपूर्ण देश की कल्पना की जाए। ब्रिटिश हुकूमत उस समय चंद्रशेखर आजाद को ढूंढने में लगी हुई थी। भगत सिंह और इनके साथी शिव वर्मा, महावीर सिंह, ये सब मिलकर के ये लोग संगठन को आगे बढ़ाने लगे। बढ़ाते बढ़ाते साल 1927 में आया साइमन कमीशन, जिसको लिखना था, हमारे भारत देश की पटकथा लिखनी थी। तो साइमन कमीशन आया और लाहौर में लाला लाजपत राय प्रदर्शन कर रहे थे। साइमन गो बैक। उसी में जो पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट था, उसने आदेश दिया कि मारिए जितने भी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे, मारिए। और सुपरिटेंडेंट ने लाला लाजपत राय पर इतना वार किया, इतने डंडों से पीटा और इतनी बुरी तरह से वो घायल हो गए कि इस घटना के 1 हफ्ते के अंदर ही लाला लाजपत राय मर गए, शहीद हो गए। लेकिन लाला लाजपत राय ने उस अंग्रेज अधिकारी से कहा था कि मेरी
सर पर मारे गए एक एक लाठी का बदला, लाठी अंग्रेजों के ताबूत में कील साबित होगी। हम भले ही मर जाएंगे लेकिन हमें आजादी तो मिलेगी। फिर इसके बाद भगत सिंह अपना पूरा योजना बनाना शुरू किया। ये वही भगत सिंह थे जो 23 साल की उम्र में अंग्रेजी हुकूमत इन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दी। 23 साल की उम्र में वे इतने बेफिक्र, निडर और स्वावलंबी थे कि फांसी चढ़ने के दौरान, फांसी लगने वाली है, मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। वे कहा करते थे कि आप फांसी देकर मेरे नश्वर शरीर पर तो काबू पा सकते, आप फांसी देकर हमारे नश्वर शरीर पर काबू पा सकते हैं, किंतु हमारे विचार और सोच पर नहीं। वे कहते थे, आप मुझे बेशक मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। आप मेरा शरीर भले ही कुचल सकते हैं लेकिन मेरी आत्मा को नहीं। क्या वो सोच थी। तो उनकी छोटी सी उम्र और बड़ी सी जिंदगी को हमारे तरफ से सलाम। भगत सिंह को जब लाहौर केस में फांसी की सजा दे दी गई, सुना दी गई थी, तो उस समय वो जेल में बंद कर दिए गए थे और वे तो कठिन जिंदगी की आदी हो चले थे। उनको जेल में कोठरी नंबर 14 में रखा गया था। लाहौर के सेंट्रल जेल में कोठरी नंबर 14 में रखा गया था, जिसका फर्श भी पक्का नहीं था। उस समय जो जेल की हालत थी बहुत खराब थी। कोठरी नंबर 14 में रखा गया था, उसमें घास उगाई थी और वो इतनी छोटी कोठरी थी कि उनका 5 फुट 10 इंच का शरीर भी बड़ी मुश्किल से उसमें आ पाता था। उस कोठरी में, उस जेल में रहकर इस भगत सिंह ने उस साहस और बलिदान का परिचय दिया जिनकी वीरता सदियों तक गाई जाए। इनके माँ बाप को भी बहुत सलाम है, जिन्होंने कभी ख्वाब देखा था कि हम अपने बेटे की बहू ले आएंगे, पत्नी ले आएंगे, वो हमें खाना बना के खिलाएगी, वो हमारी सेवा करेगी। ये हर एक माता पिता का ख्वाब होता है। लेकिन जब फांसी होने वाली थी तो इनकी माता इनसे मिलने गई भगत सिंह से। जब भगत सिंह से इनकी माता मिलने गई तो देख कर रोने लगी। भगत सिंह मुस्कुराते हुए बोले, मां, तुम मेरी मां हो, तुम इस तरह से लाचार होकर रोगी तो इस देश के नौजवानों और जो क्रांतिकारी लोग हैं उनमें क्या संदेश जाएगा कि ये भगत सिंह की मां रो रही है। नहीं मां, आपको रोना नहीं। और उन्होंने
अपनी माँ से वचन लिया कि माँ, मैं इस देश के लिए शहीद तो हो रहा हूं, इस जन्म में मैंने आपके लिए कुछ तो नहीं किया, लेकिन अगर अगला जन्म मिलेगा तो हम आपकी गोद में ही जीवन बिताना चाहेंगे। क्या वो एक माँ और बेटे का मिलन था। और उन्होंने ये भी कहा कि माँ, मुझे जब फांसी हो जाएगी तो आपको जेल नहीं आना है, क्योंकि जब आप आएंगे जेल तो वो दृश्य देकर के आप सहन नहीं कर पाएंगे। आप हमारे दोस्त को भेज दीजिएगा, वो हमारे डेड बॉडी को ले आएगा। ये आपसे हाथ जोड़ कर भी। और इन्हीं कुछ मिलन पलों के बाद अंग्रेज अधिकारियों ने माँ और बेटे को जिया। जब उन्हें फांसी दी जाने वाली थी उससे 2 घंटे पहले, जो इनके वकील थे वे 2 घंटे पहले इनसे मिलने आए। और उन्होंने पूछा कि भगत सिंह, आपका कोई आखिरी संदेश हो तो बताइए। आपका कोई आखिरी संदेश हो तो बताइए। मेहता थे, इनके वकील थे। भगत सिंह के जो वकील थे इनका नाम था प्राणनाथ मेहता। फांसी से 2 घंटे पहले ही पहुंचे थे मिलने के लिए। मेहता ने अपनी किताब में लिखा कि भगत सिंह अपनी छोटी सी कोठरी में पिंजरे में बंद शेर की तरह चक्कर लगा रहे थे जब हम उनसे मिलने गए। उन्होंने मुस्कुराकर मेहता का स्वागत किया और पूछा, आप मेरी रिवोल्यूशनरी पुस्तक लेनिन की लाए हैं या नहीं। जब मेहता ने उन्हें किताब दी तो वे उसी समय पढ़ने लगे, मानो उनके पास अब समय ही नहीं बचा है। मेहता ने उनसे पूछा कि क्या आप देश के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं। भगत सिंह ने किताब से ध्यान हटाए बगैर कहा, सिर्फ 2 संदेश। इस देश को हम सिर्फ 2 संदेश देना चाहते हैं। पहला, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। दूसरा, इनकलाब जिंदाबाद। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सोचिए दोस्तों, कितने निडर और कितने देश के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने वाले ये भगत सिंह थे। सच्ची श्रद्धा रखने वाले भगत सिंह। जेल में नाई एक था, उसका नाम था बरकत सिंह। जब इनको फांसी होने वाली थी तो वह जेल में फुसफुसाते हुए गुजरा कि आज भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाने वाली।
वार्डन जो थे चरण सिंह, शाम को 4 बजे सभी कैदियों को कहा कि ऐसा है ना कि अपनी अपनी कोठरियों में सभी लोग चले जाएं। उसने कोई इसका फिक्स कारण नहीं बताया कि क्यों कहा जा रहा है कि आप लोग अंदर कोठरी में चले जाइए। उसके मुंह से केवल ये निकला कि ये ऊपर से आदेश है, सभी लोग अपनी अपनी कोठरी में चले जाएं, ऊपर से आदेश मिला है। लेकिन नाई जब फुसफुसाते हुए गया कि आज भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जाने वाली है, तो जेल के कैदियों ने बरकत सिंह से ये आग्रह किया, गुहार लगाई कि वे फांसी के बाद भगत सिंह की कोई भी चीज उन्हें ला करके दे दे। फांसी चढ़ने के बाद भगत सिंह का कोई भी सामान उन्हें ला करके दे दे, जिससे कि हम अपने नाती पोतियों को यह बता सकें कि कभी वो भी भगत सिंह के साथ जेल में रहे। सोचिए उस भगत सिंह की कितनी पहचान रही होगी 23 साल की उम्र में, कि लोग उसकी एक एक चीज को लेने के लिए तैयार हैं, यादगार बनाने के लिए। जो बरकत सिंह था वो जा करके उनकी कोठरी में से एक पेन ले आया, पेन जिससे वो लिखते थे। एक कंघा ले आया, कंघा जिससे वो बाल झाड़ते थे। वो ले आकर के रख दिया कि ये 2 चीजें हैं। सभी कैदियों में होड़ मच गई कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। और जैसे मैच ड्रॉ हो जाता है, उधर से भी जितने रन बन गए, इधर से भी उतने रन बन गए, मैच ड्रॉ हो गया। उसी तरह से इसको ड्रॉ किया गया। सोचिए कितनी लोकप्रियता थी भगत सिंह की। और हाँ, कुछ लोग गांधी जी को इसमें वो बताते हैं कि गांधी जी ने इनके लिए बात नहीं की। तो उस समय गांधी जी की वो स्थिति नहीं थी, और गांधी जी इतने पावरफुल व्यक्ति भी नहीं थे कि अंग्रेजों के सामने अपनी बात को पूरी तरह से मना ले। मनवा तो सकते हैं कुछ, लेकिन पूरी तरह से मनवा नहीं सकते। जैसे सुलहनामा होता है, उधर की बातों को इधर की बातों को सुनकर के बीच का रास्ता निकाला जाता था, उस तरह की कंडीशन अभी गांधी जी की थी। ये नहीं कंडीशन थी कि एकदम कह दे कि नहीं आप भगत सिंह को फांसी मत दीजिए, तो वो कह दे कि नहीं हम फांसी नहीं देंगे। ऐसी कंडीशन नहीं थी दोस्तों। गांधी जी भी अपने जगह पर गलत नहीं थे, लेकिन ये सवाल जिंदगी भर उनसे पूछा गया। जब सोचिए कि इन पर केस चलाया गया तो उसमें एक भारतीय जज थे, उन्होंने कहा कि ये जो लाहौर केस है, इसमें आप या जो असेंबली में बम फेंका गया है, इसके आधार पर आप इनको फांसी नहीं दे सकते, उम्र कैद की सजा दे दीजिए। लेकिन अंग्रेज जजों ने मन बना लिया था कि इनको सिर्फ और सिर्फ फांसी ही देना। उस भारतीय जज की भी बातों की कोई कदर नहीं की गई, जिसके कारण बाद में इस्तीफा दे दिए। तो अंग्रेज इतना गिर चुके थे कि उनका पूरा टारगेट था कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कुलदीप नैयर अपने किताब विदाउट फियर में लिखते हैं कि एक अंग्रेज अधिकारी पर भगत सिंह के फांसी, राजगुरु, सुखदेव के फांसी का इतना असर हुआ कि उसने मृतकों की पहचान करने से मना कर दिया।
सकते, इनकार करते, नहीं हम इनकी पहचान नहीं कर सकते। गजब के वो जुनूनी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, जो सभी को बहुत तेजी से अपनी ओर आकर्षित करते थे। उनकी बातों में वो जुनून, वो जज्बा था कि 2 मिनट किसी से बात कर लेते थे तो उनका हो जाता था। सोचिए, अंग्रेज अधिकारी तक उनकी पहचान करने से मना करते, अधिकारी, और इसके कारण उसको सस्पेंड कर दिया गया तुरंत, वहां पर सस्पेंड किया गया और उससे लो पोजीशन का अधिकारी वेरीफाई किया, मृतकों की पहचान की। सुखदेव को सबसे पहले फांसी दी गई। जब तीनों लोग गए तख्ते पर तो जो फांसी देने वाला था उसने पूछा, जिसको हम आम भाषा में जल्लाद कहते हैं, उसने पूछा कि आप तीनों लोग तो फांसी के फंदे पर पहुंच ही गए हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, कहा कि अंतिम इच्छा आप लोगों की, हम तीनों लोग आपस में गले मिलना चाहते हैं। उनके हाथ खोल दिए गए, तीनों लोग आपस में गले मिले। उसके बाद एक इच्छा पूछी गई कि आप लोगों में सबसे पहले कौन फांसी पर चढ़ना पसंद करेगा। सुखदेव ने अपना नाम सबसे पहले लिया। उन्होंने भगत सिंह को रोका और कहा कि नहीं, सबसे पहले हम फांसी पर चढ़े। सबसे पहले हम फांसी पर चढ़े। जिस समय फांसी पर चढ़ना, लोगों को लगता था कि फांसी पर चढ़ने से ही हमें आजादी मिल सकती है, सच्ची देशभक्ति से तभी मिल सकती है, तभी पहचान मिल सकती है। उनमें फांसी चढ़ने की होड़ लगी रहती थी। और सबसे पहले उन्हें फांसी पर चढ़ाया गया, फिर उसके बाद भगत सिंह को और राजगुरु। एक बार जब भगत सिंह को फांसी चढ़ने से पहले की ये वाकया है, जब भगत सिंह को जेल से निकाल करके ले जाया जा रहा था तो पंजाब कांग्रेस के एक नेता थे भीमसेन सच्चर। भीमसेन सच्चर ने ऊंची आवाज में उनसे पूछा कि आप और आपके साथियों ने लाहौर केस में अपना बचाव क्यों नहीं किया। आपको लाहौर केस में बचाव करना चाहिए था, अपनी बात रखना चाहिए था कि क्यों सैंडर्स की हत्या हुई, जेपी सैंडर्स। लाला लाजपत राय को जिसके आर्डर पर लाठियों से पीटा गया, उसको मारने की आप लोगों ने योजना जो बनाई थी, उसमें जेपी सैंडर्स को मार दिया गया। भगत सिंह भी उस समय बंदूक लेकर पहुंचे थे। राजगुरु ने पहले गोली की बौछार दी, फिर जब मर गया तो भगत सिंह जान गए कि ये तो दूसरा मर गया है, फिर भी अब कहे कि चलो अब जब हो गया तो हो गया। फिर भगत सिंह ने उसकी डेड बॉडी पर भी 4-5 गोलियां दागी थी। ये तो असेंबली में जाकर के बम फेंके,
और जब असेंबली में ये लोग बम फेंके तो उस समय हमारे भारतीय बहुत बड़े बड़े नेता भी उस असेंबली में मौजूद थे, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना थे, मोतीलाल नेहरू थे, विठल भाई पटेल जो सरदार पटेल के बड़े भाई थे, जैसे बड़े बड़े नेता उसमें बैठे थे। इन्होंने तो ले जा करके बस बम इसी तरह से डगरा दिया, और वो भी ऐसे जगह पर बम डगराया था जहां पर लोग नहीं थे, बस बम का प्रभाव नहीं कुछ ज्यादा हुआ बस उसमें। और उसके बाद पर्चे फेंक दिए गए कि अंग्रेजों को जगाने का सिर्फ एक ही साधन है, उनकी गूंगी बहरी सरकार को सुनाने का बस यही साधन बचा है। और उन्होंने वहां पर भागा नहीं, वहां पर सरेंडर कर दिया था। कागजों में तो दिखाया जाता है गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्होंने सरेंडर कर दिया हाथ उठा करके। इस कार्य को चंद्रशेखर आजाद ही करने वाले थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद से भगत सिंह ने बहुत ही विनम्र निवेदन किया कि नहीं, काम हम करेंगे, हम सरेंडर करेंगे। वहां बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह दोनों लोग जाकर असेंबली में बम फेंक दिए। इन पर केस चला, तो केस चला, फिर बाद में कुछ लोगों ने, कुछ विभीषण लोगों ने बता दिया कि मतलब ये उसमें भी शामिल थे, जेपी सैंडर्स की हत्या। तो फिर लाहौर केस को खोल दिया गया, इन पर केस चलाया जाने लगा। तो वही ये पूछ रहे हैं, जो पंजाब कांग्रेस के जो नेता हैं भीमसेन सच्चर, उनको जब जेल से ले जाया जा रहा था भगत सिंह को, तो उनके सामने आकर ऊंची आवाज में पूछे हो कि आपने और आपके साथियों ने लाहौर केस में अपना बचाव क्यों नहीं किया, अपना पक्ष क्यों नहीं मजबूती से रखा। तो उनका बड़ा प्यारा ही जवाब था दोस्तों। गजब के क्रांतिकारी वीर थे, उस वीर सपूत को सलाम है। उसने कहा, भगत सिंह ने जवाब दिया था, क्रांतिकारियों को या इनकलाबियों को मरना ही होता है, क्योंकि उनके मरने से ही उनका अभियान मजबूत होता है, अदालत में अपील से नहीं। सोचिए इस शब्द में कितना ताकत छुपा हुआ है कि इनकलाबियों को मरना ही होता है, क्योंकि उनके मरने से उनका अभियान मजबूत होता है, अदालत में अपील से नहीं। दोस्तों, सिर्फ नरम दल से ही आजादी नहीं मिली होती, उसमें उतना ही योगदान उस गरम दल का भी है, और उससे भी कहीं ज्यादा योगदान है। उस व्यक्तित्व को क्या हम कहे जो जाकर फांसी के फंदे को चूम कर कह रहा है कि मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए, क्योंकि इस क्रांतिकारी के फांसी पर चढ़ने से ही हो सकता है हमें आजादी मिलेगी, तो हम फांसी पर चढ़ेंगे। ये बात सिर्फ उसी व्यक्ति के दिलों से निकल सकती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बात सिर्फ उसी व्यक्ति के दिल से निकल सकती है जो धर्म, मजहब, जात पात, ऊंच नीच से ऊपर उठ करके सोचता हो। उसी के अंदर इतना राष्ट्र प्रेम जागृत हो सकता है कि हमें अपने देश के लिए मरना है, शहीद होना है, और देश के सभी लोगों के लिए, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी प्रकार के लोग हैं। इसलिए हम
आग्रह करते हैं सभी लोगों से कि आप इंसानियत दिखाइए, जात पात धर्म संप्रदाय से ऊपर उठिए। क्योंकि एक बच्चा किस कुल में पैदा होगा, किस घर में पैदा होगा, किस परिवार में पैदा होगा, किस समाज में पैदा होगा, उसमें उस बच्चे का कोई योगदान नहीं है। कोई योगदान नहीं। उस बच्चे की पहचान धर्म जाति संप्रदाय तो यहां पर आने के बाद मिलती है। आप इन सब चीजों से ऊपर उठिए और देखिए, वही ऊपर उठ करके हमारे सरदार भगत सिंह ने दिखा दिया। 23 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र बहुत ही कम उम्र जिसको कहते हैं, उस व्यक्ति ने इतना अपना पहचान बना लिया कि 17 साल की उम्र में जब कानपुर गया था तो कोई नहीं जानता था, एकदम दुबला पतला। 2 साल अपने आप को बहुत मेहनत किया। अंग्रेज जो जेल में रहता था, वो जो वार्डन था, उससे किताबें मंगवाते थे और किताबें मंगवा करके और ये पढ़ते थे। इनको पढ़ने का बहुत शौक था, बहुत शौक था। किताबें मंगवा के पढ़ते थे। पढ़ने का इतना ही इनको शौक था कि वे एक दिन अपने साथी जयदेव गुप्ता को ये पत्र लिखे थे कि मुझे वे लेनिन की लेफ्ट विंग कम्युनिज्म, ऑप्टम सिंक्लियर का उपन्यास द स्पाई और कार्ल लिविंग नींग की एक पुस्तक थी मिलिट्रिज्म, ये हमको ला करके दे दी। जो इनके वार्डन थे चरण सिंह, ये इतने खिदमतदार थे। जो जेल में वार्डन थे चरण सिंह, भगत सिंह के इतने खिदमतदार थे कि अपने तरफ से जो कुछ बन जाता था, वो बन पाता था, वो करते थे। यही वो शख्स थे वार्डन चरण सिंह, जो भगत सिंह को लाहौर की जेल के बाहर जो द्वारिका दास लाइब्रेरी थी, उससे किताबें ले आकर देते थे। लीजिए, ईमान थे, हमको किताब दे दीजिए, हमको पढ़ना है। और ये मदद करते थे। तभी 5000 किताबों का ज्ञान रखने वाले भगत सिंह जब अंग्रेजी हुकूमत के अदालत में जब अपनी बातों को रखते थे तो वकील से लगाई सब लोग उनकी तारीफ करते थे। यहां तक कि जजों ने भी उनकी बात मानी और उनकी तारीफ की। भगत सिंह पर खासा काम करने वाले एक चमन लाल थे। उन्होंने अपनी किताब भगत सिंह डॉक्यूमेंट में सब चीजें लिखी हुई है। वो भगत सिंह थे। और एक बार फिर उस माता पिता को सलाम है जिसने ऐसे योद्धा को जन्म दिया और उस योद्धा ने कर दिखाया, वो कर दिखाया जो गांधी जी अपनी पहचान 50 साल की उम्र में बनाए, ये व्यक्ति 22 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में बना लिया। इस भगत सिंह को सलाम, सलाम, सलाम। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्य मुर्दाबाद। सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। और लास्ट में फिर उन्हीं पंक्तियों के साथ हम समाप्त करेंगे जिनसे हम शुरुआत किए थे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट विशेष।